दोस्तों, हमारे देश में आजाद भारत की 8वीं जनगणना की घोषणा कर दी गई है और इसके लिए अगर निर्धारित समय की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से होगी। और इस बार की जनगणना में खास बात यह है ना कि 95 साल बाद फिर से जातीय जनगणना की जाएगी। और इस बार की जनगणना को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जो कि सामान्य जनगणना की तरह होता है, और दूसरा जो भाग है 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा, जो जातीय जनगणना रहेगा। और इस जनगणना को सामाजिक और आर्थिक जनगणना के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, मैं वीडियो में आगे बढ़ूं सबसे पहले जनगणना के बारे में कुछ बातें जान लेना चाहिए जो कि हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, हमारे देश में जनगणना की शुरुआत 1872 से ही हो गई थी और 1872 में देश की पहली संगठित ऑर्गेनाइज तरीके की जनगणना करवाई गई थी। और उसके 9 साल बाद 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, उस वक्त के वायसराय लॉर्ड रिपन थे, उनके कार्यकाल में 1881 से एकदम रेगुलर नियमित जनगणना हर 10 साल में किया जा रहा है। जैसे 1881, 1891, फिर उसके बाद में आपका 1900 का दौर आया और ऐसे करते करते 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1951 का जनगणना हमारे आज़ाद भारत की पहली जनगणना थी। उसके बाद हर 10 साल में जनगणना करते करते आखिरी बार जो जनगणना हुई थी अभी का, वो 2011 में की गई थी। और 2021 की जनगणना जो कोविड-19 मतलब भयानक जो महामारी आया उसके कारण टल गई, और वही पेंडिंग जनगणना अभी की जाएगी जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी। और दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि इस जनगणना में 32 सवाल किए जाएंगे। और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रथम चरण की जनगणना जो सामान्य जनगणना होती है उसमें कौन कौन से प्रश्न रहेंगे जो आप लोग को तैयार होकर बैठना है उसका जवाब देने के लिए। और दूसरी जनगणना जातीय जनगणना जिसे सामाजिक और आर्थिक जनगणना मतलब कहते हैं, उसमें कौन कौन से प्रश्न किए जाएंगे। और दोस्तों, लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि हमारे देश में जनगणना कराने की जो जवाबदारी होती है वो जनगणना आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें शॉर्ट में RGI भी कहते हैं, उनकी होती है। और अभी हमारे देश के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मृत्युंजय कुमार नारायणन है। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि जब 1 अप्रैल 2026 से मतलब प्रथम चरण की जो जनगणना होगी उसमें जो सामान्य जनगणना की तरह होगी, उसमें जो सवाल किए जाएंगे उसमें मुख्य रूप से आपके मकान का सूचीकरण किया जाएगा, मतलब आपका रहन सहन लाइफ स्टाइल का बारे में जाना जाएगा। तो उसमें सबसे पहला सवाल ये होगा ना कि आप फोन चलाते हैं कि नहीं, और फोन चलाते हैं तो आपका स्मार्टफोन है या मतलब टच पैड है, मतलब कीपैड है, या टच पैड मतलब स्मार्टफोन है। और दूसरी बात, आपके घर में फ्रिज है कि नहीं, आपके घर में गाड़ी दुपहिया है कि चौपहिया है, और उसके बाद में आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं या मोबाइल का इंटरनेट से ही काम कराते हैं, मतलब वाईफाई रखते हैं कि नहीं। इस टाइप की पहला आपको मतलब प्रश्न इस टाइप का किया जाएगा। अब दोस्तों, दूसरी जानकारी आपसे ये ली जाएगी ना कि आप अनाज किस प्रकार खाते हैं, आप चावल खाते हैं कि गेहूं खाते हैं, गेहूं का मतलब है कि रोटी वगैरह कितने टाइम खाते हैं। और इसके बाद में ये भी पूछा जाएगा कि आपके घर में अनाज का खपत क्या है और आपके घर में व्यक्तियों की संख्या क्या है। उससे ये आंकड़े निकालने में सुविधा होगा कि पर व्यक्ति का एक दिन में अनाज का खपत कितना होता है या एक साल में अनाज का खपत कितना होता है। और इसके बाद में पूछा जाएगा कि आपके घर में पेयजल का स्रोत क्या है, मतलब ये जाना जाएगा कि आपके घर में पीने का पानी कैसा आता है, अच्छा आता है, खराब आता है या मीडियम आता है। अब इसके बाद में आपके घर की शौचालय की जानकारी ली जाएगी, आपका मतलब आपका नहाने धोने का मतलब व्यवस्था है, और उसमें जो पानी निकलने का मतलब जो निस्तारी का व्यवस्था कैसा है इसकी जानकारी ली जाएगी, मतलब कि उसके लिए अच्छी नालियों का व्यवस्था आपके पास है या आप सोख्ता वगैरह या ऐसी मतलब टेम्पोररी नालियाँ आपके पास है, मतलब जल निकासी की, उसकी जानकारी ली जाएगी। और इसके बाद में आपका LPG और PNG कनेक्शन की जानकारी ली जाएगी। और इसके साथ ही साथ एक आपकी जानकारी ली जाएगी कि आपका घर का छत कैसा है, कच्चा मकान है या पक्का मकान है, और पक्का मकान है तो आपका फर्श किस चीज़ से बना है, जैसे कि जनरली आपका फर्श में टाइल्स है या नॉर्मल सीमेंट है, मतलब नॉर्मल फ्लोरिंग है, और आपका छत पर नॉर्मल फ्लोरिंग है या टाइल्स है या उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग रहती है, किस टाइप का करवा कर रखा जाएगा। इस जानकारी का ये प्रयोजन रहेगा कि सरकार ये जानना चाहती है कि आपका घर मतलब कितना मतलब
अच्छे तरीके से सर्व सुविधा युक्त जीवन आप जी रहे हैं। ये सब डाटा भी सरकार आपके पास से लेगी, जो प्रकाशित करके बताएगी कि हमारे देश का जीवन स्तर इस तरीके का है। और साथ में ये जानकारी लिया जाएगा कि आपके घर में कितने लोग हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, और कितने लोग मैरिड है मतलब शादीशुदा है, कितने लोग अविवाहित है जिनकी शादी नहीं हुई, और घर का मुखिया कौन है, और घर में कितने कमरे हैं। इसके आधार पर यह डाटा तैयार किया जाएगा कि हमारे देश में एक कमरे में इतने लोग रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से प्रथम चरण की जानकारी जो सामान्य जनगणना में होता है कंप्लीट होगी। अब उसके बाद 1 फरवरी 2027 से जो जनगणना की जाएगी, जो मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, 95 साल बाद पहली बार जातीय जनगणना कराई जाएगी, जिसे सामाजिक आर्थिक जनगणना के नाम से जाना जाता है। उसमें सबसे पहले आपका सवाल होगा कि आपका धर्म, जाति और पंथ क्या है, और दूसरी जानकारी ये लेगा कि आपके आमदनी का स्रोत क्या है, घर में कितने लोग कमाते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। और इसके बाद दूसरा सवाल ये होगा कि आपके घर के आमदनी का मेन स्रोत क्या है, घर में कितने लोग कमाते हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। इसके आधार पर सरकार को ये डाटा निकालने में सुविधा होगी कि हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर क्या है और रोजगार में कितना सुधार हुआ है। और इसके बाद अगला आपसे सवाल ये किया जाएगा कि आप कहीं बाहर से आकर तो नहीं रह रहे। बाहर से आकर रहने का मतलब ये है कि कोई और राज्य से आकर तो आप उस राज्य में नहीं रह रहे। या अगर आपके घर में ये पूछा जाए कि आपके घर में अभी कितने लोग बाहर काम करने जाते हैं, और फिर पूछा जाएगा कि बाहर जो काम करते हैं वो यहाँ कितने लोग रहते हैं, और उसके बाद में ये पूछा जाएगा कि बाहर कितने लोग गए हुए हैं। इससे सरकार को ये आंकड़े निकालने में सुविधा होगा कि अक्सर कितने लोग घर मतलब अपने राज्य से बाहर काम करने के लिए जाते हैं, जनरली इतने समय अंतराल में। और इसके बाद सवाल ये रहेगा कि आपके परिवार से विदेश में कितने लोग रहते हैं, उनकी जानकारी ली जाएगी। इससे सरकार ये आंकड़े निकालेगी कि हमारे देश से विदेश में कितने लोग जाते हैं और कितने दिन तक बिताते हैं। और उसके बाद में ये भी जानकारी ली जाएगी कि आप पर्यटन मतलब पिकनिक मनाने या पर्यटन में मतलब साल में कितने बार जाते हैं। इससे ये भी पता करेगी कि लोग अपने मनोरंजन पर कितना ध्यान दे रहे हैं, खाली समय में कितना लोग अपने समय का उपयोग कर रहे हैं। और इससे सरकार को पर्यटन के लिए मतलब उसमें रकम लगाने में सुविधा होगी, क्योंकि पर्यटन में जाने वाले लोगों की संख्या अगर ज़्यादा होगा तो सरकार पर्यटन के जगहों पर भी, स्थलों पर भी ज़्यादा ध्यान दे पाएगी। दोस्तों, जो मैंने आप लोग को प्रश्नों की सूची बताई है उसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब जनगणना करने के लिए जो भी परगणक आएंगे मतलब जो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछते हैं, उनमें आपको उनको जवाब देने में सुविधा होगी और आप आसानी से अपने बातों का जवाब दे सकते हैं। और पहले से बहुत सारे सवालों का जवाब आप खोज कर भी रखिएगा। अब दोस्तों, इसके बाद हमारे देश के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मृत्युंजय कुमार नारायणन वो पूरे देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर यह निर्देश दे चुके हैं कि सभी विभाग के नगर निगमों, राजस्व गांवों, तहसीलों और जितने भी जो पुलिस स्टेशन है, इन सब का सीमाओं में जो भी परिवर्तन करना है 31 दिसंबर 2025 तक कर ले। उसके बाद में जब जनगणना शुरू होगी मतलब 1 अप्रैल 2026 से लेकर 1 फरवरी 2027, इसके बीच में किसी भी तरीके का सीमाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। इससे जनगणना में ताकि बहुत ज़्यादा सुविधा हो और जनगणना निर्बाध रूप से हो सके। दोस्तों, जनगणना मतलब सेंसस कराने के जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसमें ये माना जाता है कि किसी भी क्षेत्र की सीमा जनगणना शुरू करने के लगभग 3 महीना पहले कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी जनगणना अच्छे से हो पाती है। और इसके बाद में ये भी मतलब निर्देश जारी किया गया है अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिवों को कि अगर कोई भी सीमा परिवर्तन अगर करते भी हैं तो उसकी भी जानकारी 31 दिसंबर 2025 तक दे दे। और साथ ही साथ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने अलग अलग राज्यों के मुख्य सचिवों को यह भी निर्देश दिया है कि तय सीमा तक आप जनगणना से संबंधित सुपरवाइजरों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं का काम का बंटवारा अच्छी तरीके से कर दे, और ये बंटवारा जिला स्तर पर होना चाहिए। और आपको बता दूं दोस्तों, जनगणना में लगभग 32 लाख प्रगणक और फील्ड में काम करने वाले लोगों को नियुक्त किया गया। प्रगणक का मतलब ये होता है कि जो आपसे आकर जो सवाल करते हैं। और दोस्तों, हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है। इसका मतलब है एक प्रगणक जो गणना करता है उसके ऊपर
लगभग 411 लोगों की जनगणना करने का जवाबदारी दिया गया है। और इसके बाद लगभग 30,000 जनगणना के लिए प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है। और ये जो अधिकारी है, जो भी प्रगणक हैं, जो फील्ड में वर्क करेंगे, फील्ड से जो सूचनाएं लाएंगे, वो इनको देंगे और वो इन जानकारियों का डिजिटलीकरण करेंगे। और डिजिटलीकरण करने के बाद में ये जानकारी ही प्रकाशित होगी। और दोस्तों, डिजिटलीकरण करने के लिए लगभग 1.3 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। बता दूं दोस्तों कि यही जब डिजिटलीकरण हो जाता है तो ये पूरा इंटरनेट में आ जाता है। फिर ये सोर्स से पता चलता है, जैसे हम जीके में पढ़ते, किताब में पढ़ते कि देश की जनसंख्या कितनी है, देश में मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, देश के लोग सबसे ज़्यादा कौन सा अनाज खाते हैं, देश में सबसे ज़्यादा कौन सी फसलों का उपयोग किया जाता है, तो इस और देश में सबसे ज़्यादा शौचालय कहाँ है, देश में सबसे अच्छी निकासी कहाँ है, देश में लोगों का जीवन स्तर कैसा है, वो सारा का सारा चीज़ ना यही जनगणना के आधार पर निकाला जाता है। तो दोस्तों, आपको ये बेहतरीन जानकारी कैसा लगा और इन जानकारियों का विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।